जय हिंद स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कार स्टडी में। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जैसे कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल और अभी नई भर्ती आरआरबी एनटीपीसी की है, अगर इनमें से कोई भी आपके फ्रेंड सर्किल में तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जितने आप लोग देखते उतने लाइक भी किया करो। ठीक है, कंटेंट बहुत ही अच्छा है। जो आप एग्ज़ाम देकर कर आओगे तब आप मैच कर लेना भी एग्ज़ाम से रिलेटिव हमने कितना पढ़ाया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि श्यामा मणि देवी को संगीत में उसके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर। ठीक है, तो उससे आपके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी मलयाली। ठीक है, तो जो श्यामा मणि है उसका संबंध बताना है आपको किससे था, तो उससे पहले अपने बात कर लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार की। जो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, और एक और पुरस्कार है भारत रत्न है पुरस्कार है, जो आपको सभी को पता होना चाहिए कि भारत रत्न भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिकों के अंदर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है तो वो कौन सा है, तो वो है आपके भारत रत्न। इन दोनों की शुरुआत कब हुई थी, तो इन दोनों की शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। ठीक है, 1954 में भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आपसे जो अवार्ड के बारे में पूछा जाता है तो एक अवार्ड आपने और सुना होगा, कौन सा, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये पुरस्कार किसके अंदर दिया जाता है, तो ये जो खेल के कोच होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, जो खेल के कोच होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 के अंदर हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की खिलाफ शुरुआत। और ये खेल में जो खेल आपको सिखवाते हैं उस कोच को दिया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ अपने एक और अवार्ड की बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1961 के अंदर। ठीक है, 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत पूछे तो कब हुई थी, तो 1985 के अंदर हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर। और इसका आपका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि इनका जो संबंध है वो किससे है, तो इनका संबंध रहने वाला है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होने वाला है आपका। और आप भी इसको जो ये मैं 20 क्वेश्चन आपको एक सेट के रूम में लेके आता हूँ, तो आप इसको एक प्रैक्टिस के रूम में लेवें। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ वैसे आप कमेंट में पहले ही जाके अपना कमेंट कर दें और लास्ट में आप हमें बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। एक्यूरेट आप हमें ईमानदारी से, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इसको आप टेस्ट के रूप में लेवें। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, ये पूछा गया था एसएससी सीपीओ में और ये आपका आया है भूगोल में परिवहन के टॉपिक से। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से नोट करेंगे। तो इसकी आपसे पूछिए कुल लंबाई, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आप जल्दी से कमेंट में करें और जल्दी से बताएं। ठीक है, तो उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो आधारशिला रखी गई थी तो वो रखी गई थी 1999 के अंदर। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई थी। और उस समय जो पीएम थे वो कौन थे, तो उस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इसकी आधारशिला 1999 में रखी गई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है वो किन किन इसको चतुर्भुज क्यों बोला गया, तो उसके पीछे अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये इंडिया के अंदर अपने यहाँ पे मान लेते हैं दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई और यहाँ पे चेन्नई हो गया और यहाँ पे पड़ता है आपके कोलकाता। तो इनको जो मिलाने वाली जो सड़क है
या जिसको NH हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे, उनको मिलाने वाला जो चतुर्भुज है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर दिल्ली हो गया आपका, इसको आप अपने हिसाब से बना लेना। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और यहाँ पे पड़ता है आपका चेन्नई, और यहाँ पे आपका कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। आप मैप रीडिंग भी अच्छे से सीखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो गया। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये 4 जगहों को जोड़ता है, मेन जो अपने इंडिया के अंदर जगह, दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है। जो 4 आपके मेन महानगर बोल लो इनको, ठीक है, इनके अंदर जो संस्कृति होती है, इनके अंदर जो कल्चर होता है, उनको जोड़े रखने के लिए ये NH शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे किन किन को जोड़ता है, किस वर्ष इसकी आधारशिला रखी गई, तो 1999 और उस समय सरकार किसकी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, 5846 किलोमीटर, ठीक है। और ये SSC CPO 2024 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए और शेयर भी करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका जो टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध विलय किस वर्ष किया गया था, अवध का विलय किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन 1850, 1856, 1858, 1857, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि आपका तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कुछ कि लॉर्ड डलहौजी की बात आई तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कुछ अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे इंडिया के अंदर, वो अपने नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इनका अपने कार्यकाल नोट करते हैं। तो चलिए, इनका कार्यकाल 1848 से कब तक है, तो 1856 तक है, ठीक है। उसके बाद में महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने डाकघर व्यवस्था की शुरुआत की थी। डाकघर की शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो डाकघर की शुरुआत हाँ जी लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। आगे बात करते हैं, जो तार व्यवस्था थी, तार भेजे जाते थे, ठीक है। पहले व्हाट्सएप पर ये सिस्टम नहीं था, तार व्यवस्था, ठीक है। तार व्यवस्था की शुरुआत भी किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि इंडियन रेलवे की जो नींव रखी थी, इंडियन रेलवे की नींव आपने सुना होगा कि सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चली थी, तो 1853 के अंदर, तो वो इन्हीं के काल में चली थी, 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में 3 जो महत्वपूर्ण कार्य अपने बोल सकते हैं कि रेलवे का निर्माण हुआ था, और डाकघर व्यवस्था और तार व्यवस्था की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी, ठीक है। और अब अपने बात कर लेते हैं जो इसका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 1856, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय कब किया गया था, तो 1856 में किया गया था। हाँ जी फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा। वैसे तो ये 2024 CPO के अंदर पूछ लिया गया है, पर जो आगामी CGL का अभी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, और SSCGD 2024-25 वाली में, और RPF में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको बड़े ध्यान से नोट कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है जो इसका आंसर रहने वाला है उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कुछ 2024 के अंदर। तो आपने जैसे सुना होगा कि G20 एक संगठन होता है, 20 देशों का समूह होता है, ठीक है। G20 2023 की बैठक आपसे पूछे कहाँ पर हुई थी, तो आप बताओगे कहाँ पे हुई थी, तो भारत में हुई थी। भारत के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर G20 2023 की जो बैठक है वो हुई थी, ठीक है, G20 की। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि G20 2024 की बैठक कहाँ होगी। अब ये होने वाली है तो कहाँ होगी, तो ये ब्राज़ील के अंदर होगी। ब्राज़ील के अंदर होने वाली है 2024 G20 की बैठक। और इसके अंदर जो G20 2023 भारत में इसकी बैठक हुई थी उसके जो मेन हेड रहने वाले वो अमिताभ कांत रहने वाले हैं, ठीक है। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने ऑप्शन देख के क्या बातें कर सकते हैं, तो इससे बात कर सकते हैं कि जापान का जो राष्ट्रीय खेल रहने वाला है वो कौन सा है, जूडो हो जाएगा। चीन का कौन सा रहने वाला है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो जाएगा, टेबल टेनिस, ठीक है। ये बातें
एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है भारत का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, तो इनका हॉकी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया का बैडमिंटन रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में इसकी आंसर की बात करते हैं, तो इसकी आंसर क्या रहने वाला है वो आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका आंसर रहने वाला है सी, भारत। 2000 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो 2026 की, ये कहाँ होने वाली है, तो ये भारत में ही होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना और इंपॉर्टेंट नोट भी कर लेना। साथ में जब भी आप मेरी क्लास लगाने बैठो तो उस समय आपके पास कॉपी पेन जरूर ही होना चाहिए और आपने नोट कर लेना, तभी इसका फ़ायदा है, तभी मेरी मेहनत और आपकी मेहनत का फ़ायदा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। एसएससी जीडी 2024 के अंदर ये आपसे पूछा गया था। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम, ठीक है। लावणी कहाँ का होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए आप, ठीक है। तो उससे पहले अपने बात कर लेते हैं एमपी की। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर क्या फेमस है, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक होता है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य कहाँ का रहने वाला है, तो मटकी नृत्य रहने वाला है आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। तमिलनाडु से आप क्या ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु से आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे होता है कारगम नृत्य, कारगम नृत्य, ठीक है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी आप नोट लगाएंगे। कारगम नृत्य कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं असम की। असम से आप क्या ध्यान रखेंगे, तो नट पूजा कहाँ पे होती है, तो नट पूजा कई जगह होती है लेकिन मोस्टली असम में होती है नट पूजा। और इसके अलावा असम में एक बड़ा ही फेमस नृत्य है, उसका नाम है बगुरुम्बा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बगुरुम्बा, ठीक है। ये कहाँ पे रहने वाला है, तो बगुरुम्बा कहाँ का रहने वाला है, तो ये रहने वाला है आपका असम का। और इसका आपको आंसर पता चल गया कि महाराष्ट्र नृत्य शैली कहाँ की है, तो ये रहने वाली है आपकी महाराष्ट्र, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं से रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपसे पूछा है मेक इन इंडिया 25 सितंबर आगे यहाँ पे था रिकिस्तान है को लॉन्च किया गया था। आपको बताना है 25 सितंबर आगे क्या है, 2015 है, 2014 है, 2011 है या 2016 है। आपको ये बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि 25 सितंबर आगे किस सन में मेक इन इंडिया को शुरू किया गया था, ठीक है। उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कुछ, उससे पहले अपने बात करते हैं 2015 की। 2015 के अंदर एक बहुत ही हरियाणा के अंदर अच्छी योजना को शुरू किया गया था, उसका नाम जल्दी से आप कमेंट करिए। तो मैं आपको बताता हूं कि 22 जनवरी की बात है, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 के अंदर दो योजनाएं मुख्य रूप से स्टार्ट होती है। एक का तो नाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये योजना हुई थी स्टार्ट, लेकिन इसी योजना के साथ ये हुई थी आपकी हरियाणा में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसी योजना के स्टार्ट 22 जनवरी 2015 को एक योजना और शुरू होती है और उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। ये भी आप योजना अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी, तो ये भी 22 जनवरी 2015 को शुरू होने वाली है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। ये योजना थी 2015 की। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि 2016 के अंदर क्या हुआ था। 2016 के अंदर बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत हुई थी, उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये योजना कब शुरू हुई थी, तो ये योजना शुरू हुई थी आपके 2016 के अंदर, ठीक है। स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई थी 2016 के अंदर। और इसके बाद में अपने आंसर की बात कर लेते हैं कि मेक इंडिया कब शुरू हुई थी, तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 के अंदर शुरू हुई थी। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है ये नृत्य शैली से रहने वाला है। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें हमें इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। तो उससे पहले अपने कुछ बातें कर लेते हैं। तेलंगाना, इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो डंडारी नृत्य का जो रहने वाला आंसर वो रहने वाला है तेलंगाना। तेलंगाना से आप क्या ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना जो राज्य बना था ये कब बना था, तो ये बना था 2 जून 2000
14 के अंदर। वेरी गुड, आप सभी ने सही बताया। इसका जो निर्माण है वो 2 जून 2014 के अंदर हुआ था। हरियाणा से आप क्या बात ध्यान रखेंगे, हरियाणा से ये बात ध्यान रखना कि गुग्गा नृत्य ये कहाँ रहने वाला है, तो ये नृत्य हरियाणा के अंदर से रहने वाला है, गुग्गा नृत्य हरियाणा के अंदर, ठीक है। और केरल से आप जो बात करना चाह रहे हैं कि केरल से कौन से, हमें एक क्वेश्चन है जो हमें आना ही आना चाहिए, तो वो है पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार जब भी कोई जिक्र आए कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है, केरल के अंदर। पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है, तो आप इसको खास तौर से ध्यान रखेंगे कि जब भी पेरियार का जिक्र हो तो वहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, तो आपका आंसर रहने वाला है केरल, ठीक है, पेरियार से संबंधित, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, डंडारी नृत्य का आपका होने वाला है तेलंगाना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला आपके आईपीएल से। 2024 का आईपीएल आपने खूब अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे आईपीएल बोलते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण, पहले की बात हुई है जब आईपीएल पहला हुआ था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था, यानी पहला जो आईपीएल हुआ था वो कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 2008, 2018, 2003, 2015, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, पहले तो आप हमें जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, और इसके बाद में मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि आईपीएल 2024 आप सभी ने देखा होगा। आईपीएल 2024 की विजेता टीम आप हमें जल्दी से बताइए कौन सी। आईपीएल 2024 की विजेता टीम आपके कौन सी रहने वाली है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स ये आपकी जीतने वाली टीम है। 2024 की विजेता टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। ये 2024 की बात कर ली। अब अपने बात करते हैं कि जो पहला आईपीएल हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 2008 के अंदर, ठीक है। 2008 इसका आंसर रहने वाला है। 2008 के अंदर पहला जो आईपीएल हुआ था, ठीक है। तो अपने उसके अंदर बात कर लेते हैं कि पहला आईपीएल किन किन के बीच हुआ था, उसका फाइनल किन किन के बीच हुआ था। तो 2008 के फर्स्ट आईपीएल के अंदर टीमें रहने वाली है राजस्थान रॉयल वर्सेस कौन था इसके सामने, तो सीएसके था, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। और 2008 का यानी पहला आईपीएल किसने जीता था, तो पहला आईपीएल जीता था हमारो प्यारो राजस्थान, यानी राजस्थान रॉयल टीम थी, उसने जीता था पहला आईपीएल, ठीक है। तो जीत के साथ अपनों ने शुरू किया था, ठीक है। तो आगे भी अपने जीते रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो 2008 रहने वाला है, और 2008 का जो आईपीएल वो राजस्थान रॉयल और सीएसके के बीच में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो इंडियन कृषि से है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति यानी एवर ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने गढ़ाया, किसने दिया, SSCGD 2024 के अंदर। ऑप्शन नंबर है MS स्वामीनाथन, महात्मा गांधी, RV राव और राम मोहन लोहरिया, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इससे पहले अपने कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने एक नाम सुना होगा हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति बड़ी फेमस है। पीछे SSCGD के अंदर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा था हरित क्रांति पर। हरित क्रांति कब शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड में इसके जो संचालक है वो कौन है, भारत में कौन है, इसके अंदर कौन सी फसल को ज़्यादा लाभ हुआ। तो ये आप एक हरित क्रांति अलग टॉपिक ही मान लीजिए, आप अच्छे से इसको नोट करिए भी हरित क्रांति के बारे में क्या हुआ था, कब इसकी योजना शुरू हुई थी, किस दशक में चालू हुआ था। तो ये आप कुछ बातें तो मैं आपको यहाँ नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो हरित क्रांति है वो 1980 के दशक में शुरू हुई थी, ठीक है। 1980 के दशक में शुरू हुई थी। और भारत में इसके जनक किसे कहते हैं, तो भारत में इसके जनक कहते हैं MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, ठीक है। और वर्ल्ड के अंदर बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक हो जाएंगे। भारत के अंदर MS स्वामीनाथन है, इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के दशक। और भारत में कौन सी फसल को हरित क्रांति के
क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा मिला तो वो गेहूं है, ठीक है। गेहूं के क्षेत्र में गेहूं फसल को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला वो आपने, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, आपको आता होगा, नहीं आता तो अब आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन रहने वाला है कि एवरग्रीन जो रेवुलेशन है उसका शब्द किसने गढ़ा, तो MS स्वामीनाथन जी ने ही इसका आंसर गढ़ा था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आंसर आपका प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है अनुच्छेद से, यानी मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य के बारे में अपने खूब डिटेल से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसमें अपने संविधान में जोड़ा गया। तो ये सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था, ठीक है। अपने द्वारा लिख लेते हैं इसको क्लीन से। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो 1976 को हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 क के अंदर है, ये भाग 4A या भाग 4 क के अंदर है। किस समिति द्वारा जोड़ा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं भारत में किस समिति द्वारा जोड़ा गया, तो ये सवर्ण सिंह समिति रहने वाली है, सवर्ण सिंह समिति, इसके तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। सवर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद में क्या बात करते हैं, इसको किस देश से ग्रहण किया गया, किसको, तो मौलिक कर्तव्य को रूस से ग्रहण किया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग पूछे तो भाग 4A के अंदर है और रूस से अपनों इससे ग्रहण किया। और समिति किसके द्वारा जोड़ा गया, तो सवर्ण सिंह समिति द्वारा इसको इसमें जोड़ा गया था। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो इसका अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो इसका अनुच्छेद आपको सभी को पता है कि इसका अनुच्छेद रहने वाला है 51A, ऑप्शन नंबर डी 51A। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो भारतीय संसद से बात की। इसने पूछा कि भारतीय संसद रिक्त स्थान में शामिल है। भारतीय संसद किस चीज से मिलके बनती है वो आपको बताना है। केवल 2 सदनों से मिलके बनती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलके बनती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से मिलकर संसद बनती है, या राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। SSC GD 2024 के अंदर आपसे पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संसद किन से मिलके बनती है। तो संसद, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति और दोनों सदन कौन से रहने वाले हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को बोलते हैं सदन, ठीक है, राज्यसभा। तो ये दोनों सदन और राष्ट्रपति को मिला के क्या चीज़ बनती है, इन तीनों को मिला के बनती है भारत की संसद, ठीक है। तो भारत की संसद के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिला के बनती है भारत की संसद। अब अपने कुछ बात कर लेते हैं। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक ध्यान से नोट कर लेना। आपने एक बड़ा ही फेमस नाम सुना होगा कपिल शर्मा शो में सरला, ठीक है, उसको आप सभी जानते हो। तो सरला से आप एक चीज़ें याद कर लोगे, सरला लिख लिया, उसके बाद में आप इसके नीचे लिख लेना 79, 80 और 81। अब ये क्या चीज़ है, आप लिखना, सबसे पहले लिखना संसद, सैफोर, ये सै जो इसका मतलब हो गया संसद का जो अनुच्छेद है वो है 79। तो सरला और रै से क्या बन जाएगा आपका, रै से बन जाएगा राज्यसभा, जो ये रै है इससे बन गया राज्यसभा, ये 80वें अनुच्छेद के अंदर आता है। और लय से क्या बन गया, लोकसभा, और लोकसभा किसके अंदर आता है, तो अनुच्छेद 81 के अंदर आता है। ये 3 आपने अनुच्छेद याद कर लिए, वो भी सिर्फ एक नाम से, और वो नाम है सरला लिख के आपको 79, 80 और 81 लिखना है, ठीक है, 79, 80, 81। सह से संसद 79, रै से राज्यसभा अनुच्छेद 80, ठीक है, और लय से लोकसभा अनुच्छेद 81, ये तीनों आपने याद कर लिए। और राष्ट्रपति का पूछे तो अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का जिक्र है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छी ट्रिक लगे तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो अपने रहने वाला है, ये रहने वाला है खिलाड़ियों से संबंधित। आपको पूछा है कि PR सीरीजेस एक हैं,
बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं या क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो पीआर श्रीजेश का नाम सभी ने सुन रखा होगा, नहीं सुना तो अभी आपको सुना देते हैं। एसएससी जीडी 2024 के अंदर ये आपसे पूछा गया था, तो इसका जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट करिए। उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि आपने सुना होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी इस खेल के अंदर कितने खिलाड़ी हैं, तो अपने 2-3 खेलों के नाम लिख लेते हैं। आपका हॉकी आपको सभी को पता होगा, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, और इसी के साथ में आप ऐड कर लेना क्रिकेट। इन सभी के अंदर आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आप सभी को पता है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। और जो पीआर श्रीजेश है ये किसके खिलाड़ी रहने वाले हैं, तो ये हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसी के अंदर अपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, ये आपसे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपसे पक्का एक के अंदर जरूर पूछेगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। सुनील छेत्री का संबंध किससे है, तो ये भारत के महान फुटबॉलर हैं। इन्होंने अभी यानी जून 2024 के अंदर संन्यास ले लिया है। किससे, तो फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो आगे एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से संबंधित है। इन्होंने जून 2024 के अंदर संन्यास लिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपसे बुक का क्वेश्चन पूछ लिया। 5.7 नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। एसएससी एमटीएस 2019 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है विदु विनोद चोपड़ा, अमीश त्रिपाठी, गुरुचरण दास और चेतन भगत। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को पता है कि क्या रहने वाला है, तो 5.7 किसकी बुक है, तो 5.7 किसकी बुक है, चेतन भगत की बुक है। ठीक है, चेतन भगत की वैसे आपको और भी बहुत सारी बुकें पता होनी चाहिए। चेतन भगत की अगर बात करें तो चेतन भगत की एक बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर आपको पता है फिल्म भी बनी है, हाफ गर्लफ्रेंड इनकी एक जो मूवी है वो भी है, और इनकी बुक का नाम भी हाफ गर्लफ्रेंड है। इसके बाद में इनकी एक और बुक है वन इंडियन गर्ल, ये भी बुक इसकी है, तो ये भी बुक है चेतन भगत की। इसी के साथ मेकिंग इंडिया ऑसम, ये किनकी बुक है, मेकिंग इंडिया ऑसम चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत द्वारा लिखी गई है, और 5.7 ये भी चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। तो चेतन भगत की 4 बुकें आपके सामने, जल्दी से जल्दी आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला वो जैन धर्म से रहने वाला। जैन समुदाय का पवित्र स्थल कौन सा, तो समेत शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। सीआरपीएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल जीडी 2023 के अंदर ये आपसे पूछा गया था, सीआरपीएफ के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि समेत शिखर कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर है या झारखंड के अंदर है या अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख के अंदर है। इसका जो आपका आंसर रहने वाला है, जल्दी से आपको हमें कमेंट करें कि जो समेत शिखर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो समेत शिखर आप सभी ने बताया कि कहाँ है, तो झारखंड के अंदर पड़ता है आपका समेत शिखर। ठीक है, झारखंड के अंदर। उससे पहले अपने कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि जैन धर्म के अंदर कितने जो तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैन धर्म के अंदर आप बताओगे कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट तीर्थंकर का नाम क्या है, तो ऋषभ देव जी है। ऋषभ देव जी कौन है, तो फर्स्ट तीर्थंकर है। और 24 में तीर्थंकर कौन रहने वाले हैं, तो आप सभी को पता है कि महावीर स्वामी इसके 24 में तीर्थंकर रहने वाले हैं। ठीक है, तो जैन धर्म आपने काफ़ी अच्छे तरीके से किया होगा। 24 तीर्थंकर होते हैं, काफ़ी अच्छा है धर्म। तो आप इस सभी को ध्यान रखेंगे कि जो इनमें पवित्र स्थल है समेत शिखर वो कहाँ है, तो झारखंड के अंदर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। राज कपूर को जाना जाता है, या पृथ्वीराज कपूर को जाना जाता है, या दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है, या सत्यजीत रे को जाना जाता है। ठीक है,
तो इसका आपका क्या आंसर रहने वाला है? तो उसे बात अपने कर लेते हैं सत्यजीत रे की। ठीक है, सत्यजीत रे क्यों फेमस है? तो इनको मिला हुआ है ऑस्कर, किस चीज़ में? तो इन्होंने नृत्य निर्देशक किया था, नृत्य निर्देशक के अंदर इनको मिला हुआ है ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार, ये पुरस्कार है, ये भी फिल्म जगत में है, पर ये विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म जगत का, ऑस्कर। अपने इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर इस आंसर का जो रहने वाला है, उसी के नाम पर भारत के अंदर जो पुरस्कार दिया जाता है वो है भारत के अंदर सबसे बड़ा फिल्म का। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहते हैं? तो दादा साहेब फाल्के को कहते हैं, और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया। तो ये 1969 के अंदर आपकी इसकी शुरुआत हुई थी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। और दादा साहेब फाल्के इस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, फिल्म बनाते हैं उनके क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो बंदरगाह से रहने वाला है। बंदरगाह में क्या है? दीनदयाल बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह अवस्थित है केरल के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा के अंदर है। ठीक है, तो किसके अंदर रहने वाला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एनडीए के अंदर। जो एनडीए के अंदर लेफ्टिनेंट सीधे लगते हैं, उस इस जैसी बड़ी एग्जामों में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इन्हीं को नज़रअंदाज मत करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़े से बड़े एग्जाम में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको गलत ज़्यादा होने के चांस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो ऑप्शन होते हैं वो इसी प्रकार सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, और ये यहाँ पे छोटी सी एक बात कर लेते हैं कि गुजरात के अंदर ही एक चीज़ पड़ती है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भी कहाँ बहुत बार पूछा जाता है, तो कांडला बंदरगाह ये भी कहाँ पड़ता है? तो ये भी पड़ता है गुजरात के अंदर। और हिस्ट्री के अंदर बात करें कि हड़प्पा स्थल का एक पुराना बंदरगाह होता था लोथल भी कहाँ पड़ता है? तो वो भी पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है ये रहने वाला है आपके लेटेस्ट, यानी 6-7 दिन पहले की बात है, यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बहुत ही जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वही आपको इतनी मेहनत करके यहाँ पे आपको सामने लेके आते हैं। और आप जितने बच्चे हो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो, ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगे। भी ये 6 दिन पहले का क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो यूपी पुलिस के अंदर आपसे क्या पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो किस महीने में, खाली सिर्फ आपसे महीना पूछा, दिवस भी नहीं पूछा इसने, किस महीने में मनाया जाता है? जून में, सितंबर में, नवंबर में या फिर दिसंबर में अंदर? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये नवंबर में मनाया जाता है। नवंबर में भी कब मनाया जाता है? तो नवंबर में भी आपका ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर के दिन आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और इसी के साथ में 26 नवंबर को क्या होता है? आप सभी को पता है कि संविधान दिवस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, संविधान दिवस भी कब होता है? तो 26 नवंबर को होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने बात कर ली कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो मनाया जाता है सर 26 नवंबर को। हमें बताइए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस अपना मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 नवंबर ही को मनाया जाता है संविधान दिवस। ये यहाँ पे बातें हैं जो आप नोट कर लेना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है जी, ये रहने वाला आपका करंट का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? अब आप सभी याद कर गए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हम सभी को पता है कि 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल गया कि हमें पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आप याद कर गए। पर पेपर वाला क्या पूछता है? तो पेपर वाला कई बार थीम पूछ लेता है, तो थीम भी सभी को पता होना चाहिए। तो इसकी जो थीम है वो क्या रहने वाली है? तो ऑप्शन नंबर बी, सभ्य और समाज के लिए योग। ये 2024 यानी 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रहने वाली है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो अशोक से रहने वाला है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग
पर युद्ध किया। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 के अंदर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 5वें वर्ष की थी, या 8 वर्ष बाद की थी, या 6 वर्ष बाद की थी, या 7 वर्ष बाद जो है कलिंग पर युद्ध किया था। ये आपने बताना। बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन है, जिसने ल्यूसेंट जो बुक होती है, आप सभी को पता है ल्यूसेंट अच्छी बुक है, उसके अंदर आपने बड़ा ही ध्यान से पढ़ा होगा, तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इतने वर्ष बाद में जो अशोक ने युद्ध किया था। तो आपने बताना कि कितने वर्ष बाद में किया था। तो 19 नंबर का जो आंसर रहने वाला है वो कितने बाद रहने वाला है? तो 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था या युद्ध किया था। ठीक है, कलिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसके बाद में अपने क्या बात करेंगे कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, जिक्र है, वो कहाँ हुआ था? तो आपने सुना होगा कि अशोक का 13वां शिलालेख के अंदर इसका जिक्र हुआ है। 13वां शिलालेख के अंदर हमें पता चलता है कि जो अशोक है उसने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसके बाद में इन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया था और इन्होंने धम्म की नीति अपना ली थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ये पूछा नहीं गया, मैं आपको झूठ नहीं बताना चाहता, ये पूछा नहीं गया। बेसिकली ये आपके यहाँ पे लिख गया अभी एसएससी सीजीएल, तो आप मान लीजिए क्या पता 2024 सीजीएल के अंदर आ जाए, अभी थोड़े दिनों बाद ही एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। ये करंट का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया में पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो मंदिर है वो ओम आकार का है। ठीक है, ये मंदिर आपने बताना है कि ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में। राजस्थान वालों जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें कि इसका जो आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है, राजस्थान वालों बड़े ढीले हो आप, राजस्थान इसका आंसर रहने वाला है। राजस्थान के अंदर भी कहाँ रहने वाला है? तो राजस्थान के अंदर भी पाली जिले के अंदर इसका, जो राजस्थान के अंदर आगे सीएटी एग्जाम होने वाला है, खास करके वो बच्चे इसका ध्यान रखें कि ओम आकार के जो मंदिर है उसका उद्घाटन पाली जिले के अंदर हुआ है। ठीक है, तो वैसे आप सभी को अच्छा नॉलेज है, तो आप जल्दी से हमें इस 20 क्वेश्चन जो आपके हो गए हैं, जल्दी से जल्दी आप हमें बताएं कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी अपने मेहनत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप सभी को पता है, आपने सभी ने जब कंपटीशन एग्ज़ाम के इतने खतरनाक मैदान के अंदर पाँव रख ही लिया है, तो अब पाँव पीछे मत करना, वरना पाँव कट ही जाएगा आपका। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी नोटबुक के अंदर इन 20 क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।